हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक एनसीईआरटी का कंसेप्ट है एजिंग। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, एज रिवर्सल, तो उसी से मिलता जुलता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमें थोड़ा सा एजिंग के बारे में जानना होगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है उसकी बात करते हैं। जोसेफ दिटूरी, ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली यूएस के एक नेवी ऑफिसर है जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि पानी के अंदर जो है काफ़ी लंबे समय तक 100 दिन तक रहना। अब उसके अंदर जो देखा गया कि भाई इतना जो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर रह के इनकी जो बॉडी के अंदर है, जो जितनी इनकी एज है उससे 10 साल जो है ये यंगर हो गए। ठीक है, मतलब एज रिवर्स होगी। अब ये कैसे होता है ना। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा एज रिलेटेड कंसेप्ट। जैसे एजिंग है, एजिंग क्या है कि जो जब आप सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं उसके बाद जो है आपकी एजिंग स्टार्ट होती है। मतलब अपनी बॉडी के अंदर सेल है, देखो सेल की जो है एक लिमिट होती है कि इतना लाइफ स्पैन है। उसके बाद सेल का क्या होगा, तो सेल क्या करता है, पहले डिवाइड करता रहता है। जब एक लिमिट तक आके जो है सेल जो है वो डेड हो जाता है, डेथ ऑफ सेल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बेसिकली डिसाइड करता है अपनी एज को। अब ये इंटरनली भी हो सकता है, आपके जीन जो इन्फ्लुएंस करे, और बाहर से भी आप कैसा एनवायरनमेंट में, आपकी डाइट कैसी, उसके हिसाब से एज जो है वो डिसाइडेड होती है। अब एजिंग की अगर हम बात करें, मैंने आपको ये तो बता दिया। अब ये जो प्रोसेस ऑफ जो एजिंग है, इसको कुछ एनिमल्स के अंदर जो होती है इसको सेनेसेंस भी बोलते हैं। ये एक टर्म है बेसिकली, जो हम टर्म की बात करें कि यूपीएससी के अंदर अगर आ गई तो क्या होगा। दूसरी बात है जीरोंटोलॉजी, जो है स्टडी ऑफ जो ओल्ड एज या एजिंग, तो ये एक टर्म उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एजिंग है उसके कई कारण हो सकते हैं। यूपीएससी के अंदर अगर प्री के अंदर क्वेश्चन आता है, अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है देन वहां पे आंसर जो है सारे ठीक होने के चांसेस है। अब प्रोसेस जो एजिंग है ना, इसकी प्रोसेस क्या है, तो इसकी जो अगर हम बात करें कि दो थ्योरीज हैं, सेलुलर एज वेल एज सिस्टेमिक। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके ऊपर कोई भी अभी तक श्योर शॉट नहीं है कि भाई यही कारण है एजिंग के। जैसे उनमें से एक है कि सेल एज, कि सेल जो है उसकी जो है एजिंग होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो सेल है उसका एक डेफिनेट जो है लाइफ स्पैन है, उसके बाद जो है उसकी डेथ होना तय है। ठीक है, अब ये जो रेट है, जो रेट ऑफ सेल डेथ है विद द एज, मतलब जब पहले थे कम हुआ, अब विद द एज क्या है, रेट ऑफ सेल डेथ भी बढ़ गया। दूसरा यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डेथ जीन्स। यूपीएससी यही आपसे पूछ सकती है डेथ जीन्स क्या होते हैं। बेसिकली कुछ जीन है जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ करते हैं, एपोप्टोसिस। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब कि अपनी जो जिंदगी है ह्यूमन की, वो प्रोग्राम्ड है कि उसकी डेथ होगी। तो ये जीन कुछ जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोग्राम्ड जो सेल डेथ है, इसकी बात करें तो CED3, 4 and 9 ऐसे कुछ जीन्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अपने जो सेल है स्लोली एक प्रोसेस के थ्रू उसकी डेथ होती है। ठीक है, ये वर्ड भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस वर्ड है ना। तो यहां पे डेथ जीन अगर अकेला आता है तब भी अपना काम हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है कि जो सोमैटिक सेल है अपने, है ना, स्किन सेल, ब्लड सेल, सोमैटिक सेल, उसके अंदर जो है म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक जेनेटिक लीजन क्रिएट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सोमैटिक सेल है और एक होते हैं जर्म सेल, जैसे अपना स्पर्म सेल, एग सेल, वो तो आगे चलते हैं। अगर मान लो किसी के स्पर्म और एग या एम्ब्रियो के अंदर उस टाइम पे कोई जेनेटिक म्यूटेशन होती है, वो आगे बच्चे के अंदर जाएगी। लेकिन सोमैटिक सेल, अभी कोई ब्लड सेल के अंदर ब्लड कैंसर या कोई भी दिक्कत है तो वो आगे ऐसे ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि सोमैटिक सेल के अंदर है। तो यहां पे जो सोमैटिक म्यूटेशन है, कि अगर सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है, अब जीन का जो एक पर्टिकुलर कोड होता है ना, वो ATGC इस तरह से अगर लगा है, तो उसमें अगर कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप की होती है, पॉइंट भी होती है, फ्रेम भी होती है, अलग टाइप के कि किस लेवल के ऊपर हो रही है। खैर उसमें जाते नहीं, लेकिन ये जो सोमैटिक म्यूटेशन है, ठीक है, अगर ये होती है तो ये बेसिकली जैसे जख्म नहीं होता अपनी बॉडी के ऊपर, तो ये जो जेनेटिक लीजन क्रिएट करती है, जेनेटिक लीजन। अब ये जख्म हो गए तो उसको, उसके लिए एक टर्म है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे एक टर्म है म्यूटाजेनिक इंसल्ट। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड एज म्यूटाजेनिक इंसल्ट तो टू द सेल, कि भाई आपकी जो है मतलब जैसे बेइज्जती हम बात करते हैं उसी टाइप का, कि अब म्यूटेशन होगी, वो चेंज हो गया, तो वो एक सेल की जो है म्यूटाजेनिक, क्योंकि म्यूटेशन के थ्रू हो रहा है, तो यहां पे म्यूटाजेनिक इंसल्ट की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सेल है, अब इसके अंदर जो म्यूटेशन होगी, अब ये क्या प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा जो अपने करता था, नहीं कर पाएगा, है ना। तो प्रॉपर फंक्शन जो है इसके नहीं होते, देन दिस लीड टू सेल डेथ।
तो ये भी एक जो है सेल डेथ का कारण है। सो मैंने अभी जो आपको बताया कि वहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेल जो है वो अपना डिवाइड होना स्टॉप करता है, उसकी सेल डेथ होती है। यही कारण है अपना वन ऑफ द मेजर रीजन कि अपने जो है बॉडी के अंदर एजिंग होती है अपनी, ठीक है। इसके अलावा अकोमुलेशन ऑफ कुछ सब्सटेंस बॉडी के जो सेल के अंदर वो अकोमुलेट हो गए, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सेल के अंदर अकोमुलेट हो गया, देन वहां पे भी जो है धीरे धीरे जो है एज हो जाएगा। इसके अलावा अबनॉर्मल प्रोटीन की फॉर्मेशन होना, देन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये सारे जो है चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एजिंग के लिए। इसके अलावा एक सिस्टेमिक थ्योरी भी है। सिस्टेमिक थ्योरी ये कहती है कि भाई जो भी अपने ऑर्गन्स है, ठीक है, जो ऑर्गन्स है आपका लिवर, किडनी, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक के अंदर कोई चेंज आता है उसका इंपैक्ट दूसरे पे पड़ता है। तो इसी तरह अगर एक को इंजरी होगी तो बाकी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी एक एजिंग का कारण है। इसके अलावा वो कहता है कि विद एज, जब ओल्ड एज हो जाती है तो यहां पे क्या होता है कि अपना जो विद ओल्ड एज जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ठीक है। अब ये इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है और जो सेल क्या करता है, जो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी जनरेट करती है, हमने ये पढ़ा है। तो जो बाहर से एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, लेकिन यहां पे क्या करती है कि बॉडी अपने ही खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रिंकल्स और जो एनर्जी की कमी होना है ना, बॉडी की स्ट्रेंथ कम होना, ये सारे जो सिम्टम एजिंग के, ठीक है दोस्तों। अब ये तो होगी एक बात, ये है सारा बेसिक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अभी चलते हैं न्यूज की तरफ। तो जो एक कंसेप्ट है और यहां पे देखते हैं टीलोमेर्स का। टीलोमेर्स बेसिकली अपने जो सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम है उसका कैप होता है। तो ये बेसिकली एक जो है रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है, TTAGGG, इस तरह का एक सीक्वेंस है रिपीटेड, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि डीएनए के अंदर क्या होता है, ऐसे ATCG है ना, इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, तो इनका एक स्पेसिफिक कोड है जो बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझो कि ये बेसिकली कैप्स है, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये लेट्स से कि हम इसको इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो कैपिंग है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये बेसिकली टीलोमेर है। दिस इज कॉल्ड एज टीलोमेर, ठीक है। अब ये डीएनए रिपीटेड सीक्वेंस है। एक तो हमें ये यहां से क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो हम उसको मतलब कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपने क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करते हैं। किसे प्रोटेक्ट करते हैं कि समझो कि अगर मान लो ये कैप नहीं है तो जो अपना जो सेल की मशीनरी है वही अपना जो डीएनए है उसको खत्म कर देगी, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मान लो ये जो है यहां पे कवर नहीं है तो हो सकता है कि अपना जो क्रोमोसोम है ना वो इस तरह से जाके ठीक है, ये कुछ और ही बन गया, ठीक है। चलो, ये मान लो क्रोमोसोम है। अब यहां पे क्या होगा कि ये वाली लेयर जो है इस तरह से चले जाएगी और ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो है दो एंड जो है उसके आपस में इधर से जुड़ जाएंगे। ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि ठीक है, मतलब ये वाले दो एंड जो है आपस में जुड़ जाए अगर ये टीलोमेर नहीं है। सो टीलोमेर इंपॉर्टेंट है। अब रूल क्या है इसका, ये देखते हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो सेल है वो डिवाइड होता है, उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। और उसके बाद जाके क्या होगा, जैसे मान लो सेल ने जितनी बार भी डिवाइड करना वो डिवाइड हो गया, उसके बाद या उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी और यहां पे सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये दो पॉसिबल जो है उसके आउटकम है। अब जैसे जैसे मान लो यहां पे जब सेल डिवीजन होगी तो मतलब क्रोमोसोम जो है ना, उसके अंदर भी डिवीजन होगी, राइट, वो भी आगे मल्टीप्लाई, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी तो जाना है, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लो माइटोसिस हो रही है तो ये प्रोसेस के अंदर जो है ये भी डिवाइड करता है। अब यहां पे क्या है, ये जो टीलोमेर की मान लो इतनी लेंथ है, ठीक है, पहले के अंदर, अब सेल डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, टीलोमेर की लेंथ जो है कम होगी, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा खत्म हो गया। देन और डिवाइड हुआ तो ये और खत्म होता जाएगा। एक टाइम आएगा यहां पे टीलोमेर है नहीं, वो टाइम है जहां पे जो सेल डेथ होगी या सेल की डिवीजन जो है स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे सेल डिवाइड हो रहा है यहां पे देखोगे तो सेल डिवीजन हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, ये टीलोमेर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो यहां पे अगर हम देखें कि पर्सन की कितनी एज है, वो टीलोमेर हेड से भी देखा जा सकता है। एज डिटरमाइनिंग मेथड्स मैंने आपको ये यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है, बताया था, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस था। तो यहां पे क्या है कि जैसे मान लो एज बढ़ती जा रही है, ये टीलोमेर जो है अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है टीलोमेयर की। अब मान लो कि टीलोमेयर जो है, अब इसका स्टेम सेल की बात करते हैं। जैसे मान लो स्टेम सेल है, भाई स्टेम सेल तो डिवाइड करेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ना, स्टेम सेल से तो बाकी चीजें बन रही हैं, तो स्टेम सेल का डिवीजन होना जरूरी है। मान लो अगर स्टेम सेल का जो टीलोमेयर है, ठीक है, वो धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाए, फिर तो स्टेम सेल खत्म हो जाएंगे। जो मैंने यही बताया, लॉजिक तो यही लगेगा। तो स्टेम सेल के अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, एक एंजाइम है टीलोमिरेज, जिसको ये यूज करके अपना जो टीलोमेयर को बढ़ाता रहता है। तो यहां पे जो है ये बात होगी। तीसरा जो वो है कैंसर के अंदर, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है। अब सपोज करो कि कोई अपना क्रोमोसोम है, ठीक है, अब क्रोमोसोम के ऊपर टीलोमेयर लगा है। अब टीलोमेयर जो है अगर मान लो इतना है कि वो डिवाइड करता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, दोबारा टीलोमेरेज उसको जनरेट करता जा रहा है, डिवाइड होता रहा है, एंड नंबर तक चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो अब कोई रोक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही हो जाएगी, क्योंकि फिर तो अगर या तो टीलोमेयर बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर तो स्टॉप हो जाएगा सेल का डिवीजन। लेकिन यहां पे अगर टीलोमेरेज उसको जनरेट ही करता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, तो ये क्या है, कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये है बेसिकली कैंसर के अंदर भी ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, अब यहां पे जो देखा गया, अब चलते हैं ये न्यूज पे ऊपर। तो यहां पे एक इंसान जो पानी के अंदर है, अराउंड 30 फीट जो सरफेस से नीचे, ठीक है, हाई प्रेशर चैम्बर, उसके अंदर 100 दिन तक रहा। अब उसने बोला कि जो ऐसी कंडीशन के अंदर रहने की वजह से उसका जो टीलोमेयर है वो थोड़ा रिकवर हुआ है। कितना कि उसका मैंने आपको क्या बताया अभी, कि ये मान लो अपना क्रोमोसोम है, तो यहां पे जैसे जैसे सेल डिवाइड होगा, ठीक है, ये टीलोमेयर अपना घटता जाएगा, और यही एजिंग का कारण है। तो लॉन्ग लाइफ अगर मान लो एज रिवर्स करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टीलोमेयर को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ये ऐसी कंडीशन के अंदर पानी के अंदर रहा इतने दिन, तो यहां पे इसका 20% तक जो है जो टीलोमेयर इलोंगेट हो गया। तो यही कारण है। दूसरा, यहां पे जो है स्टेम सेल के काउंट का अंदर काउंट बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप हुआ, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कम हुई, जो स्लीप पैटर्न है या स्लीप क्वालिटी वो भी बढ़ गई। तो ये कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, सेल रिपेयर स्टार्ट हुई, तो ये सारी वहां पे देखी गई। तो हम यहां पे समझ सकते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा कि जो एजिंग क्या है, एजिंग के फैक्टर क्या है, क्या क्या कारण है, उसमें मैंने कुछ आपको टर्म बताई, सेनेसेंस बताया, जेरोंटोलॉजी बताया, देन डेथ जीन बताए, है ना। उसके अलावा जो है हमने बताया टीलोमेयर क्या होता है, वो विद द डिवीजन कैसे डिक्रीज करता है। उसके अंदर दो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई, स्टेम सेल के अंदर क्या एप्लीकेशन है, एज वेल एज जो कैंसर के अंदर क्या है। इसके बाद हमने जो है जो भी न्यूज में उसको कवर किया। इसी के साथ दोस्तों जो अपना जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं होता आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को लिंक करना जरूरी है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो स्लीपी क्लासेस का कोर्स है वो आप ले सकते हैं दोस्तों, ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है। यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12 तक, तो मतलब साइंस एंड टेक की जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो हर एक टीचर अपने अपने हिसाब से जो उसको कवर कर रहा है, जिसके अंदर बेसिक साइंस भी कवर होता है। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब यूपीएससी ने वो फैक्ट वाली बात छोड़ी नहीं कि एक चीज थोड़ी सी पूछ ली उसका आंसर, तो हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।